तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जर्नल या फिर जर्नल एंट्री के नाम से भी ये जाना जाता है। बहुत ही डिमांडेड चैप्टर था। बहुत सारे बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर आप कब से जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो फाइनली बच्चे आज वो दिन आ गया जब हम आपको जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो बातें आपको मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि भाई आज की ये वीडियो आप देख लीजिए और आपको जर्नल एंट्री बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर एक तरह का क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ गाइस, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। रियलिटी क्या है, देखो इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आपको और उस चैप्टर का नाम क्या था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है ना, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो मैं बार बार यूज़ करूँगा आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, चाहे वो जर्नल एंट्री का चैप्टर हो या फिर पूरी अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर हैं, कोई भी चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो कुछ टर्म ऐसी हैं जो मैं बार बार यूज़ करूँगा। तो अगर उन टर्म के बारे में ही आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ टर्म का नाम बता देता हूँ, जैसे कि एक टर्म होती है असेट्स, ठीक है। एक टर्म होती है एक्सपेंस, एक टर्म होती है कैपिटल, लाइबिलिटी होता है, रिवेन्यू होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में बहुत बार या फिर बार बार यूज़ होती हैं। तो इन टर्म्स के बारे में ही अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे कोई चैप्टर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि गाइस आपको उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसके लिए मैंने क्या किया, पहले वही चैप्टर पढ़ाया। मैं चाहता तो मैं चैप्टर 1 से आपको पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपको चैप्टर 2 से पढ़ाना शुरू किया। कौन सा चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अकाउंटेंसी में यूज़ होती हैं, बार बार यूज़ होती हैं, तो उनसे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मान लो गाइस आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश हम बोलने लगें, ठीक है। तो कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, ठीक है, वो कितना भी रूल आपको बता दे, कितना भी स्ट्रक्चर आपके सामने वो रख दे कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, इस रूल को फॉलो कर लो, ठीक है, तो आप हर तरह का सेंटेंस बना ले जाओगे। लेकिन अगर बताओ क्या होगा अगर आपको वोकैब ना पता हो। वोकैब समझते हो ना, वोकैबुलरी, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, मैंने एक सेंटेंस बोला मुझे वहाँ जाना है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी आप इंग्लिश बनाइए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जो जाना है उसकी इंग्लिश क्या होती है, मुझे उसकी इंग्लिश क्या होती है, वहाँ जाना है मतलब वहाँ की इंग्लिश क्या होती है। तो इन सारी ओकैब के बारे में ही नहीं पता तो क्या आप सेंटेंस बना पाओगे। आपको कितना भी रूल पता हो, जब आपको ओकैब ही नहीं आती, मतलब किस चीज़ के माने क्या होता है, ठीक है। मतलब गो माने जाना होता है, वेंट माने गया था होता है, ठीक है, कब माने आना होता है। तो मतलब जो ओकैब होती है, ठीक है, अगर आपको ओकैब के बारे में ही नहीं पता तो फिर आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। आप बोल ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप एक सिंगल सेंटेंस बना पाओ, नहीं बना पाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप अकाउंटेंसी में हर चैप्टर पे ये चाहते हो कि मेरी कमांड बने, मैं हर चैप्टर को आसानी से पढ़ पाऊँ, तो उसके लिए आपको जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, मतलब जो बार बार टर्म्स यूज़ होती हैं, उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनसे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, आपको पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 2 क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो उस चैप्टर में मैंने लगभग 30 या 32 टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो उन 30 या 32 टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सर पता कैसे होगा, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, मैंने चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। मैं आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वन बाय वन सारी वीडियोस को देखना है, हर वीडियोस में जिन भी टर्म्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है उसको समझना है, उसकी नोट बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ना है, तब आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो गाइस अभी आप क्लास 11th में आए हो और कॉमर्स लिए हो, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए अकाउंटेंसी। इसके पहले आपने कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, तो आपको 100% शुरू में
मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, एफर्ट्स तो लगानी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि बैठे-बैठे हम सब कुछ सीख जाएँ या कोई एक वीडियो में कोई ऐसा टीचर आए जो हमको ऐसा पढ़ा दे कि हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग में। हाँ, एक बार अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली ना, जैसे आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जितनी हैं उनके बारे में आपने समझ लिया, ठीक है, या फिर ये जो चैप्टर है जर्नल एंट्री का, इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया, फिर आपके लिए अकाउंटेंसी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपने अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं पढ़ा, जर्नल एंट्री को आपने अच्छे से नहीं समझा कि कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, तो फिर आप पूरी अकाउंटेंसी में परेशान रहेंगे, आपको कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ मैक्सिमम चैप्टर में क्या होता है, जर्नल एंट्री ही करना होता है। तो इसलिए जर्नल एंट्री ना पूरे अकाउंटेंसी का बेस है, ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत हद तक आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आज की इस वीडियो में, ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको रूल बताएंगे कि कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहले कि जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है। देखो गाइज, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, आप मराठी बोलते हैं, आप मलयालम बोलते हैं, आप भोजपुरी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी बातों को इंटरप्रेट करते हैं, हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब इन भाषाओं का सहारा लेकर के, ठीक है। अगर सामने वाले को हिंदी आती है तो हम हिंदी में बात करते हैं, तो वो हमारी बातें समझता है, हम उसकी बातें समझते हैं। सामने वाले को इंग्लिश आती है तो फिर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो उसको समझ में आती हैं बातें, फिर वो अपनी बात बोलता है, ठीक है, हमें भी समझ में आती हैं। तो उसी तरीके से जो अकाउंट्स है, इसकी भी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को बताने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं गाइस, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। यानी जर्नल एंट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी बातों को शेयर करते हैं सामने वाले के पास, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये जो जर्नल एंट्री है गाइस, ये कैसे की जाती है, इसके लिए समझो। देखो, जो हमारा अकाउंट्स है, पहली बात, जो हमारा अकाउंट्स है गाइस, वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। अब सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो गाइस डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डुअल आस्पेक्ट, ठीक है। क्या कहा मैंने, डुअल आस्पेक्ट। अब डुअल आस्पेक्ट क्या होता है, देखो गाइस, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो लगभग हर एक ट्रांजेक्शन्स में ना मिनिमम 2 आस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो आस्पेक्ट होता है उसमें ये देखा जाता है कि हमारे बिजनेस में क्या आया, क्या गया, या फिर क्या घटा, या फिर क्या बढ़ा, ठीक है। फिर दूसरे एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस में आया या जो भी हमारे बिजनेस से गया, उसके जाने या आने के पीछे रीज़न क्या था, मतलब रीज़न भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमारा जो अकाउंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है, और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है कि हर एक जो ट्रांजेक्शन्स होता है, मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है, जो फाइनेंशियल नेचर का होता है, उनके 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस एक एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो दूसरा एस्पेक्ट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किस एस्पेक्ट को डेबिट करें और किस एस्पेक्ट को क्रेडिट करें, आ रहा होगा ना, तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हाँ, अब जब आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि सर हम किस एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल पढ़ने हैं, ठीक है। देखो, 2 रूल होता है, एक होता है ट्रेडिशनल रूल, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करने का। तो ट्रेडिशनल रूल क्या होता है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा जो होता है मॉडर्न रूल, या फिर मॉडर्न अप्रोच जिसे कहते हैं, उसके थ्रू हम डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो बिल्कुल आसान तरीका होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर नीचे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। देखो, अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में सीखना है, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में बात करें, तो मॉडर्न के नज़रिए से देखा जाए तो अकाउंट्स के 5 टाइप होते हैं। यहाँ देखो लिखा ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से सर, तो पहला जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं असेट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखो एक टर्म यूज हुई असेट, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको असेट का मतलब आता है,
ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली मेरी वीडियोस देखना है। वहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ कि असेट का मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ गाइस। आप एक बार ज़रूर विजिट करिए मेरे चैनल पे, और मेरी जो प्लेलिस्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि असेट क्या होता है। दूसरा अकाउंट होता है एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो एक्सपेंस ये एक नई टर्म है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंस क्या होता है। तीसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल क्या होता है। फिर अगला है लाइबिलिटी अकाउंट, अब आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी क्या होती है। और जो लास्ट है यानी कि फिफ्थ जो पॉइंट है वो है रेवेन्यू अकाउंट। तो टोटल 5 अकाउंट होते हैं, असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। लेकिन आज की इस वीडियो में गाइज हम पहला, दूसरा यानी पहले 2 अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि असेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, इस पे हम कमांड बनाएंगे। जब हमारी कमांड इन 2 अकाउंट पे बन जाएगी तो अगले जो 3 अकाउंट हैं यानी कि कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, इस पे कमांड बनाएंगे, यानी इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में समझेंगे। तो अगर मैं इकट्ठा मतलब आपको पाँचों अकाउंट्स के बारे में समझाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बहुत सारे लेक्चर्स मुझे अपलोड करने पड़ेंगे इस चैप्टर्स के, तो डोंट वरी, कितने भी लेक्चर हो जाएँ आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं। चाहे 20 लेक्चर हो जाएँगे, हम 20 लेक्चर बनाएँगे, ठीक है? लेकिन हम आपको वन बाय वन बहुत अच्छे से समझाएँगे। तो आज की इस वीडियो में हम असेट और एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम असेट और एक्सपेंस की बात करें, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ ब्रीफ में कि असेट का मतलब क्या होता है। गाइस मैंने बताया था असेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। जैसे मान लो हमारे पास मशीन है, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरे पास एक मशीन है जिससे मैं प्रोडक्शन करता हूँ। तो जो मशीन है, मान लो 10 करोड़ की मेरे पास मशीन है, तो अब जो मशीन है उससे क्योंकि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, गुड्स बनाता हूँ, फिर उसको बेचता हूँ और पैसा कमाता हूँ। तो मशीन जो मेरे पास है वो मेरा असेट है, क्योंकि उस मशीन के थ्रू मैं फ्यूचर में क्या करता हूँ, गुड्स बना करके उससे पैसा कमाता हूँ। तो हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ अगर है जिसको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, फ्यूचर में पैसा कमाते हैं, तो वो सभी मेरा असेट्स होता है, ठीक है। चाहे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, डेटर्स हो गया, ये सभी क्या है, असेट्स हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। देखो गाइस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे मैं करूं, आप करूं या दुनिया का कोई भी इंसान करे, अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, या फिर उसको अपना बिजनेस डेली बेसिस पे अगर अच्छे से रन करना, तो उसको खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं पेन बनाने का काम करता हूँ, मेरा प्रोडक्शन का काम है जिसमें मैं पेन बनाने का काम करता हूँ, ठीक है। तो अब खर्चा तो करना पड़ेगा भाई, पेन बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, प्लास्टिक वगैरह लानी पड़ेगी, तभी तो पेन बनेगा। मुझे मशीन सेटअप करनी पड़ेगी जिससे मैं पेन बनाऊंगा, मुझे वर्कर्स रखने तो उनको सैलरी देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे खर्चे हमको हर हाल में करने पड़ेंगे, ठीक है। हम हो या आप हो या कोई और हो, सबको करना पड़ता है। तो एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं इनका रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है इनके पीछे। अगर ये दोनों अकाउंट आपको मिले और अगर ये दोनों अकाउंट आपके बिजनेस में बढ़ रहे हैं, मतलब असेट या फिर एक्सपेंस, अगर ये बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। तो हम अकाउंट की भाषा में उसे इंक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं लिखेंगे, बल्कि इंक्रीज की जगह हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। कभी भी अगर हमारे बिजनेस में असेट बढ़े या फिर एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा हमें क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा, अगर मान लो ये दोनों चीज़ें हमारे बिजनेस से कम हो रही हैं, घट रही हैं, कम होने का मतलब डिक्रीज होना, अगर डिक्रीज हो रही हैं तो हमेशा क्या करना होगा, उन्हें क्रेडिट करना होगा। बस यही छोटा सा रूल है। फिर से सुनो क्या कहा मैंने, अगर हमारे बिजनेस में ये दो चीज़ें, कौन कौन सी, एक तो असेट और दूसरा एक्सपेंस, अगर ये इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल भी समझेंगे, डोंट वरी। और अगर ये डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो 3 अकाउंट है इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन 2 अकाउंट के बारे में हम समझेंगे, असेट और एक्सपेंस के बारे में। फिर से समझो, अगर ये 2 अकाउंट आपके बिजनेस में, मतलब ये 2 चीज़ें असेट और एक्सपेंस अगर आपके बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, इंक्रीज वर्ड नहीं लिखोगे, डेबिट लिखोगे, ठीक है। अगर ये कम हो रहे हैं मतलब डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या आप करोगे, आप उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। आइए एक खेल खेलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब जैसे यहाँ देखो मैं एक कॉलम बनाया हूँ ट्रांजेक्शन्स का, एक कॉलम बनाया हूँ डेबिट का और दूसरा बनाया हूँ क्रेडिट का।
बस आपको बताना है कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम डेबिट करेंगे और कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, इसमें कह रहा है इंक्रीज इन मशीन, तो बताओ ये क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। सर पहले रुकिए, मशीन क्या है, पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मशीन क्या है, एक्सपेंस है या असेट है। तो मैं अभी बताया मशीन क्या होता है, असेट होता है। और कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ लिखा ना इंक्रीज इन मशीन, मतलब मशीन बढ़ रहा है, और मशीन क्या होता है, असेट, और असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट वाले कॉलम में हमको क्या करना, क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पर टिक कर देना है। जो करना होगा, अगर डेबिट करना है तो डेबिट वाले में कॉलम में आपको टिक करना है, अगर क्रेडिट करना है तो क्रेडिट वाले कॉलम में टिक करना है। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट दिया है इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, ये भी बिजनेस का असेट होता है। तो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला बताओ, इंक्रीज इन कैश, कैश क्या होता है, तो कैश भी गाइस असेट होता है, ठीक है। तो कैश अगर बढ़ रहा मतलब असेट बढ़ रहा तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है इंक्रीज इन डेटर्स। अब देखो एक नई टर्म आपके लिए हो सकती है, डेटर्स। तो डेटर्स के बारे में मैं आपको बताया हूँ कहाँ पे, बेसिक अकाउंटिंग वाले चैप्टर में। डेटर्स का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, जिन पर्सन्स को हम उधार सामान बेचते हैं या फिर जिन कस्टमर्स को हम उधार सामान बेचते हैं वो हमारे डेटर कहलाते हैं। तो अगर मान लो मैंने आपको उधार सामान बेचा 10,000 का, आपने कहा कि 3 महीने बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है। तो 3 महीने बाद आप मुझे पैसा दोगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में आपसे पैसा मुझे मिलेगा, मतलब फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा उसका। तो इसीलिए डेटर क्या होता है, असेट होता है। मैंने असेट का मतलब क्या बताया, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो जो डेटर होते हैं ना, इनसे पैसा हमें फ्यूचर में मिलता है, तो इसीलिए डेटर भी हमारा क्या होता है, असेट। और कह रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन बैंक, बैंक का मतलब जो पैसा आप बैंक में रखते हो। तो अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक बैलेंस भी क्या होता है, बिजनेस का असेट होता है, ठीक है। तो ये भी कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है डिक्रीज इन मशीन। अब इस बार देखो क्या कह रहा है, डिक्रीज कह रहा है, मतलब मशीन घट रहा है। मशीन क्या है, असेट, और असेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट वाले कॉलम में टिक करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर आगे कह रहा है कि डिक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब असेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट वाले कॉलम में टिक करेंगे। इसके बाद कह रहा है डिक्रीज इन कैश, कैश क्या होता है, असेट, तो असेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि डिक्रीज इन डेटर, डेटर क्या है, असेट है, असेट में डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि डिक्रीज इन बैंक, यानी जो बैंक बैलेंस है आपका वो घट रहा है, तो बैंक बैलेंस भी असेट होता है, और असेट का घटना क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि कैसे डेबिट करना, कैसे क्रेडिट करना। ये बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज अभी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको ऐसे मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स में, आप बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। आज आपका पहला दिन है, ये मान के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो इसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आप बताओ, ये सेकंड एग्जाम्पल एक्सपेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इसका रूल क्या था, एक्सपेंस के केस में रूल क्या था, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। चलो तो पहला पॉइंट दिया है इंक्रीज इन रेंट, रेंट क्या होता है, एक्सपेंस। भाई रेंट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, उसको मैंने किराए पे ले रखा है, तो जब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा तो हर महीने मुझे किराया देना पड़ेगा। तो इट मीन्स मेरे बिजनेस का जो एक्सपेंस है रेंट नाम का वो बढ़ेगा। तो कह रहा है इंक्रीज इन रेंट, तो क्या करेंगे, डेबिट, तो डेबिट वाले कॉलम में टिक करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी भी मेरा क्या है, एक्सपेंस है। भाई जो मेरे यहाँ काम करते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है, तो अगर मुझे सैलरी देना पड़ता है तो इसका मतलब मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट वाले कॉलम में टिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है इंक्रीज इन परचेज, परचेज का मतलब होता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो जब हम सामान खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा, और अगर पैसा जाएगा मतलब खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो परचेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है गाइस, एक्सपेंस होता है। तो यहाँ लिखा है इंक्रीज इन परचेज, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा इंक्रीज इन बैड डेट्स। अब बैड डेट्स भी एक एक्सपेंस होता है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी डेटर को सामान बेचा, डेटर कौन होता है, जिसको मैंने उधार सामान बेचा, और वो मान लो हमको पेमेंट ही नहीं किया, फिर ठीक है, पेमेंट ही नहीं किया, भाग गया कहीं, पैसा लेके हमारा भाग गया, तो हमारा पैसा डूब गया, एक तरीके से हमारा नुकसान है या फिर हमारा खर्चा हुआ, ठीक है। तो बैड डेट्स का नेचर भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है या फिर लॉस होता है। तो कह रहा है बैड डेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन कमीशन, तो कमीशन मान लो अगर मुझे देना है, किसी को कमीशन देना, देखो कमीशन मिलता भी है, कमीशन देता भी, मतलब देते भी हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि हम कमीशन हमें देना है, मतलब कमीशन देना है, मतलब मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो
नेक्स्ट 6 पॉइंट में कह रहा है कि डिक्रीज इन रेंट, यानी जो रेंट मेरा वो घट रहा है, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का घटना क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले कॉलम में टिक करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है डिक्रीज इन सैलरी, बताओ ये क्या होगा, सैलरी अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन परचेज, परचेज का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ डिक्रीज इन कमीशन, इसको क्या करेंगे सर, इसको भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद डिक्रीज इन बैड डेट्स, बैड डेट्स भी एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कब हम मतलब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो याद रखना, जब भी असेट बढ़ेगा या फिर एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, जब भी असेट कम होगा यानी कि डिक्रीज होगा या फिर एक्सपेंस कम होगा यानी कि डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। मैंने 10 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दिया, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो कॉमर्स यानी कि अकाउंटिंग लैंग्वेज से वो डिफरेंट है, या फिर जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो नॉर्मल लैंग्वेज से किस तरीके से डिफरेंट है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेक जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग केसेस, यानी कुछ केसेस में आपको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, देखो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, अभी मैं आपको बुक का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। और मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल बिगिनर्स हो, तो अभी आपको किसी भी बुक को टच नहीं करना है। आपको जितनी कॉन्सेप्ट, जितने एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा वो एग्जाम्पल आपको समझने हैं। जब सारे एग्जाम्पल मैं करा लूँगा फिर मैं आपसे कहूँगा अब आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लो और उसका जो जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है वहाँ से कोई भी क्वेश्चंस उठा लो, आपसे हर क्वेश्चंस बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो कह रहा फर्म, फर्म का मतलब होता है गाइस बिजनेस, ठीक है। फर्म परचेज्ड मशीन, यानी जो फर्म है वो मशीन परचेज कर रहा है, कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर कैश। अच्छा एक चीज़ और समझो, हम जब जर्नल एंट्री करते हैं ना, ठीक है, देखो एक तो बिजनेस होता है, दूसरा बिजनेसमैन होता है। भाई बिजनेस कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। जैसे मान लो मैं टाटा कंपनी की बात करूं, तो टाटा कंपनी के मालिक कौन है, रतन टाटा, ठीक है। लेकिन कंपनी का नाम क्या है, टाटा, ठीक है। तो देखो मालिक अलग होता है, ठीक है, मालिक अलग होता है और कंपनी अलग होती है। जैसे मान लो अगर आपकी टाटा कंपनी में जॉब लग जाए तो आप अकाउंटिंग, मान लो आपकी एज अकाउंटेंट आपकी जॉब लग जाती है, तो आप अकाउंटिंग किसकी करोगे, रतन टाटा की या फिर टाटा कंपनी की। तो आप टाटा कंपनी की अकाउंटिंग करोगे, मतलब उसका जो ओनर है उसकी अकाउंटिंग आप नहीं करते हो कि वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ फिर रहा है, उसकी अकाउंटिंग। हाँ उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, मतलब कब सामान आया, कब सामान गया, कब खर्चा हुआ, कब खर्चा नहीं हुआ, ये सारी बातें आप रिकॉर्ड करते हो। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का ये है कि आप कंपनी की यानी कि आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, जब भी आप जर्नल एंट्री करने बैठना तो हमेशा आप बिजनेस के नज़रिए से सारी चीज़ें सोचना है आपको, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलना कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन की, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका इम्पैक्ट कहाँ पे डालना है, बिजनेस के ऊपर डालना है कि उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो बिजनेस क्या कर रहा है, एक मशीन परचेज कर रहा है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख और वो भी कैश दे करके। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब इसमें से 2 एस्पेक्ट फाइंड आउट करना है, और वो 2 एस्पेक्ट क्या फाइंड आउट किया आपने, देखो सबसे पहली बात, जब बिजनेस यानी कि जो फर्म है जब वो मशीन को परचेज करेगा तो बताओ बिजनेस में क्या बढ़ेगा, बताओ बताओ सोच के बताओ। अगर मान लो आप खुद एक बिजनेसमैन हो और आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए अगर एक मशीन परचेज करते हैं तो बताओ आपके बिजनेस में क्या बढ़ेगा, सर मशीन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, प्लस किया है किसको, मशीन को, कितने से बढ़ेगा, 5 लाख रुपीज़ से, ठीक है। और मशीन क्योंकि असेट होता है, मशीन क्या होता है मैंने बताया ना, मशीन एक असेट है ना। मशीन क्या है, एक असेट है जो कि 5 लाख रुपए का आपने खरीदा है, तो 5 लाख रुपए से आपका मशीन बढ़ेगा, मतलब कि असेट बढ़ेगा, ठीक है। और मैंने बताया था जो असेट होता है उसका बढ़ना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा डेबिट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जब आपने मशीन खरीदा, ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया कि आपने मशीन खरीदा तो आपके बिजनेस में मशीन बढ़ गया और मशीन को आपने डेबिट कर दिया। लेकिन मशीन आपने कैसे खरीदा, 5 लाख रुपए का कैश दिया, तो बताओ आपके बिजनेस से कम क्या हुआ, डिक्रीज क्या हुआ। तो आपके बिजनेस से कम हुआ होगा क्या, कैश। आपने कैश दिया है ना 5 लाख का, तो 5 लाख का कैश आपके बिजनेस से कम हो जाएगा। और कैश का नेचर क्या होता है बताओ, असेट होता है कि एक्सपेंस होता है, सर असेट होता है, ठीक है। तो असेट डिक्रीज हो रहा है और मैंने बताया था जब भी असेट डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है रिकॉर्डिंग का, क्या है, एक सामान्य भाषा है रिकॉर्डिंग करने का, ठीक है।
तो हम कॉमर्स वाले ये भाषा यानी जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ लिखा ना जर्नल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ये भी एक रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब इसको एक आम इंसान भी समझ सकता है कि भाई अगर हमने बिजनेस के लिए मशीन खरीदा तो हमारे बिजनेस में मशीन बढ़ा 5 लाख से, और मशीन का बढ़ना डेबिट कर दिया। और कैश से खरीदा है तो कैश 5 लाख से कम हो जाएगा, कैश यानी असेट कम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे। ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, एक सामान्य भाषा है। ठीक है, लेकिन हमको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, जिसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। तो इस बात को हम अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें तो पता है कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या करना था, मशीन अकाउंट क्योंकि बढ़ रहा है ना, अगर हमने मशीन खरीदा है तो इसका मतलब बिजनेस में मशीन बढ़ रहा है, तो हमें मशीन अकाउंट को डेबिट करना होगा। और हम लिखेंगे ऐसे, मशीन अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख। ठीक है, और क्रेडिट किसको करना था, कैश को, क्योंकि कैश कम हो रहा था। कैश का मतलब असेट होता है, यानी असेट कम हो रहा था तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और देखो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जिन चीज़ों को हमें क्रेडिट करना होता है उसको हम टू लगा के क्रेडिट करते हैं। जैसे हमको कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है तो देखो कैश के पहले हमने टू लगाया है, तो टू का मतलब ही होता है कि क्रेडिट। ठीक है, जैसे यहाँ हमने देखो मशीन अकाउंट को डेबिट किया तो मशीन के आगे हमने डेबिट लिखा है, लेकिन जब हम क्रेडिट वाला दूसरा एस्पेक्ट जब रिकॉर्ड करते हैं यानी कि क्रेडिट वाला, तो हम वहाँ क्रेडिट शब्द नहीं लिखते बल्कि हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। और टू का मतलब ही होता है क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए टू कैश अकाउंट कितना, 5 लाख रुपया। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज और अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ये बातें जो ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे, मतलब हमारे बिजनेस में मशीन बढ़ा तो मशीन को मैंने प्लस कर दिया, हमारे बिजनेस से कैश कम हुआ तो कैश को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये प्लस करना माइनस करना ये नहीं किया जाता अकाउंटिंग में। ठीक है, बल्कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो इसी बात को मैंने जर्नल एंट्री के थ्रू यहाँ पे लिख दिया, मशीन अकाउंट डेबिट, यानी मशीन जो हमारा प्लस हो रहा था, हमने बताया था ना जो चीज़ें प्लस होंगी मतलब असेट और एक्सपेंस अगर ये दोनों इंक्रीज होगा तो उसको हमें डेबिट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा मशीन अकाउंट डेबिट, और जिसको अगर जो असेट होता है जो एक्सपेंस होता है अगर वो माइनस होगा, माइनस का मतलब डिक्रीज होगा, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टू। ठीक है, तो हमने जिसको क्रेडिट करना था, किसको करना था, कैश अकाउंट को, तो हमने टू कैश अकाउंट लिख दिया 5 लाख। और ये कौन सी लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, तो देखो अगर ये चीज़ मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ किसी दूसरे स्ट्रीम के बच्चों को दिखाओगे, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स आप दिखा दो, जैसे मान लो कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, उसको ये ट्रांजेक्शन्स आप पढ़वाइए, तो जब वो बच्चा ये ट्रांजेक्शन पढ़ेगा, फर्म परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर कैश, तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ 5 लाख रुपए का सामान खरीदा गया है। ठीक है, क्योंकि वो इसकी हिंदी तो जान जाएगा ना भाई, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो अगर पढ़ा लिखा हो तो इसकी हिंदी तो वो निकाल ही लेगा कि फर्म ने परचेज किया है एक मशीन जिसकी कीमत है 5 लाख रुपया, जो कि कैश दे करके खरीदा गया है। लेकिन अगर हम इसको बंद कर दें, अगर हम इसको मान लो ऐसे बंद कर दें, ध्यान से देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैं दिखा दूँ एक कागज़ पे लिख करके या एक कॉपी पे लिख करके, किसी भी कॉमर्स के बच्चे से नहीं, किसी अदर स्ट्रीम के बच्चे से, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो या फिर साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो पीसीएम या पीसीबी किसी भी स्ट्रीम का हो, ठीक है, उसको अगर ये लैंग्वेज दिखा दिया जाए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उससे पूछ लें कि बताओ इसका मतलब क्या हुआ, वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो जान ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा होगा, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा होगा, और आप उसको ये दिखाओगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो तुरंत बता देगा कि यार इसका मतलब ये है कि बिजनेस में एक मशीन खरीदा गया है कैश दे करके, क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट हुआ इसका मतलब मशीन खरीदा गया होगा तभी तो बढ़ा है, और जब मशीन बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब बिजनेस ने कैश को पे किया होगा 5 लाख रुपया। तो कॉमर्स का बच्चा इस लैंग्वेज को तुरंत समझ जाएगा, लेकिन जो अदर स्ट्रीम का बच्चा होगा वो इस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा। तो अकाउंटिंग की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि जैसे मैं शुरू में बोला ना कि अगर हमें हिंदी आती है तो हम आपसे हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको समझ में आता है। उसी तरीके से बिजनेस की भी अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसमें हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उसी लैंग्वेज में यानी कि जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो इस जर्नल एंट्री के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम
एक मशीन परचेज किए हैं 5 लाख रुपए का कैश दे करके, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉमर्स की लैंग्वेज है वो नॉर्मल लैंग्वेज से किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, देखो क्या, अगर आप गाइस एक सेकेंड, अगर आप ये चीज़, ये जो ऊपर मैंने लिखा, ये किसी साइंस स्ट्रीम के बच्चे को दिखाओगे वो तुरंत इसका मतलब बता देगा, लेकिन अगर इसको बंद करके सिर्फ आप ये चीज़ दिखाओगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो नहीं बता पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, फिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बिजनेस की लैंग्वेज है और बिजनेस की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है। ये उन्हीं को आएगा जो इसकी, जो बिजनेस की लैंग्वेज को सीखेंगे। तो ये सीखता कौन है? कॉमर्स के बच्चे। तो बिजनेस की लैंग्वेज कौन समझता है? सिर्फ कॉमर्स के ही बच्चे समझते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसके बाद हम जब ये जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जैसे हमको एंट्री करना था तो हमने कर लिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर हम एक नरेशन लिखते हैं, इसको नरेशन बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा ना, बीइंग मशीनरी परचेज, बेसिकली नरेशन का मतलब होता है कि हम ब्रीफ में ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एंट्री की गई है वो किस चीज़ की गई है। तो देखो यहाँ लिखा ना बीइंग मशीनरी परचेज, मतलब हमने एक मशीन परचेज किया है, उसकी ये जर्नल एंट्री है। तो नरेशन बेसिकली उन अदर बच्चों के लिए है जो कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं, तो वो नरेशन पढ़ के बता सकते हैं, हाँ भाई ये इस चीज़ की जर्नल एंट्री की गई है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आई होप समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि फर्म परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹15 lakhs पेड इन कैश। यानी इस बार फर्म क्या कर रहा है? फर्म का मतलब बिजनेस, बिल्डिंग परचेज कर रहा है, कितने का? 15 lakhs का, ठीक है। तो पहले ये मुझे बताओ, अगर कोई बिजनेस बिल्डिंग परचेज करेगा तो बिल्डिंग में क्या बढ़ेगा? सॉरी मैंने क्या बोल दिया। अगर कोई बिजनेस बिल्डिंग परचेज करेगा तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा? बिल्डिंग बढ़ेगा। तो यहाँ देखो मैंने लिखा ना प्लस बिल्डिंग होगा, कितने से? 15 लाख से। और बिल्डिंग का नेचर क्या होता है? असेट होता है, और असेट का बढ़ना क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ मैंने डेबिट लिख दिया। अच्छा 15 लाख रुपया कैश दिया गया, तो बिजनेस से कम क्या होगा? डिक्रीज क्या होगा? कैश होगा। तो यहाँ देखो मैंने किया ना माइनस कैश, ठीक है। कितने से कैश होगा? कम होगा, 15 लाख से। और कैश का नेचर क्या होता है? असेट होता है, ठीक है। तो कैश कम हो रहा मतलब असेट कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये तो हो गई एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज। लेकिन इसी को हम अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेगी, देखो बिल्डिंग बढ़ रहा था, असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता, तो यहाँ हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से? 15 लाख से। और कैश हमारा कम हो रहा था, कैश क्या है? असेट है, असेट का कम होना क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना? 15 लाख, ठीक है। तो एंट्री आपकी बन गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज है? अकाउंटिंग लैंग्वेज है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इसमें कह रहा है कि फर्म परचेज्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? एक असेट होता है, ठीक है। फॉर ₹2 lakhs एंड पेड बाई चेक, लेकिन इसका पेमेंट चेक से हुआ है, कैश से नहीं हुआ, ठीक है। और एक चीज़ समझो, चेक का अगर कभी लिखा हो चेक से पेमेंट किया जा रहा, तो चेक की पेमेंट बैंक करता है, और जब बैंक करेगा तो बैंक का बैलेंस हमारा कम होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बिल्डिंग यानी जो बिजनेस है, अगर वो फर्नीचर परचेज करेगा तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा? फर्नीचर बढ़ेगा। तो हमने फर्नीचर को प्लस कर दिया, कितने से? 2 लाख से। फर्नीचर का नेचर क्या होता है? असेट। असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो हमने डेबिट कर दिया। अच्छा पेमेंट कैसे हुआ? चेक से। चेक का पेमेंट कौन करता है? बैंक। अगर बैंक करेगा तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, कितने से? 2 लाख से, ठीक है। और बैंक बैलेंस इसका नेचर क्या होता है? असेट। तो असेट अगर कम हो रहा तो उसको क्या करना? क्रेडिट। ये हो गया ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं, मतलब इसको अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा था, ठीक है। असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक कम हो रहा था, बैंक असेट है, असेट का कम होना क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट, कितना? 2 लाख, 2 लाख। और ये कौन सी लैंग्वेज है? अकाउंटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। समझ में आ गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ लिखा हुआ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3 लाख, ठीक है। तो कैश डिपॉजिटेड का मतलब जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस से 3 लाख रुपया निकाल करके बैंक में जमा कर रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा? देखो अगर हम कैश निकाल करके अपने बिजनेस से बैंक में जमा करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ देखो हमने बैंक को प्लस कर रखा है, कितने से बढ़ेगा? 3 लाख रुपए से। और बैंक का नेचर क्या होता है? असेट होता है। असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बिजनेस से कैश हमने जमा किया है ना, तो बिजनेस से कम क्या होगा?
भाई बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। हम अपने बिजनेस से अगर 3 लाख रुपया निकालेंगे और बैंक में जमा करेंगे तो ठीक है, पहला एस्पेक्ट क्या होगा कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पर, बिजनेस से कैश भी तो कम हो जाएगा भाई। बिजनेस सॉरी जो कैश है वो बिजनेस से ही तो लेके जा रहे हैं। तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ठीक है, लेकिन कैश हमारा कम हो जाएगा, कितने से, 3 लाख रुपए से। और कैश का नेचर क्या होता है, असेट, तो असेट का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हो गई ऑर्डिनरी लैंग्वेज। लेकिन इसको अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है, यानी इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा था। ठीक है, और टू कैश अकाउंट कर देंगे क्योंकि कैश कम हो रहा था, कितना, 3 lakhs एंड 3 lakhs। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, और शायद ये लास्ट एग्जाम्पल होगा आज का। हाँ, आज का ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। और देखो आज जो मैंने एग्जाम्पल लिए गाइस, वो सब मैंने असेट के केस में लिए हैं। कल इसके बाद अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एक्सपेंस से रिलेटेड आपको बातें सिखाऊंगा, एक्सपेंस से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। यानी जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एसेट को लेकर के चल रहे हैं, यानी पहला जो पॉइंट था, पहला जो अकाउंट था, कौन सा, असेट अकाउंट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें लिखा हुआ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कैश निकाला गया है बैंक से 50,000। कौन निकाला होगा, बिजनेस निकाला होगा। तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, देखो अगर बिजनेस जो है बैंक से पैसा निकालेगा तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, है ना भाई। अगर बिजनेस पैसा निकालेगा बैंक से तो बिजनेस में क्या होगा, कैश बढ़ेगा। तो 50,000 से बिजनेस में कैश बढ़ेगा। और कैश क्या है, असेट, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। अच्छा, बैंक से पैसा निकाला जाएगा तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो 50,000 से हम बैंक को माइनस कर देंगे। और बैंक भी असेट है तो असेट का कम होना क्या करते हैं, क्रेडिट। ये हो गई एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग लैंग्वेज यानी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखो कैश बढ़ रहा था, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 50,000 से। और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू बैंक अकाउंट को। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गई अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होंगी। तो आज मैंने क्या बात की, आज सिर्फ मैंने इतना बात किया कि देखो मैं शुरू से बता देता हूँ, हमारे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है उसमें 5 अकाउंट आते हैं। कौन कौन से, एक तो असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी और रिवेन्यू। सबका मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। मतलब जैसे मैंने आज असेट के बारे में बात किया, इसके बाद मैं एक्सपेंस के बारे में बात करूंगा, फिर कैपिटल के बारे में, लाइबिलिटी, रिवेन्यू। ठीक है, तो सबके बारे में मैं 1 बाय 1 बात करूंगा, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज मैं इस वीडियो में क्या देखा कि जो हमारा असेट होता है अगर ये बढ़ता है तो किस तरीके से हम उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज होता है तो उसको हम कैसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने ये भी समझा कि हमारी जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो किस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज यानी जो आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज है उसको उससे किस तरीके से डिफरेंट है। मैंने एग्जाम्पल दे करके समझाया। ठीक है, कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लिखा था अगर उसको किसी अदर स्ट्रीम के बच्चे को दिखाओगे तो वो पढ़ करके उसकी हिंदी निकाल के बता देगा। लेकिन जो जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, वो दिखा करके अगर किसी से पूछोगे कि इसका मतलब क्या है तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री का मतलब कौन बता पाएगा, सिर्फ कॉमर्स का बच्चा ही बता पाएगा, क्योंकि कॉमर्स की अपनी अलग लैंग्वेज होती है और इसे सीखना पड़ता है। तो बच्चे एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, अगर आपको जर्नल एंट्री पे अच्छी कमांड बनानी है तो ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए कि असेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं पढ़ोगे यानी कि टर्म्स के बारे में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने पढ़ा रखा है, अगर उन टर्म्स के बारे में आप फेमिलियर नहीं होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपको इंग्लिश बोलना है लेकिन आपके पास ओकैब नहीं है, और बिना ओकैब के आप कोई सेंटेंस बना भी नहीं सकते। उसी तरीके से क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर आपको कमांड बनानी है तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में आप देखोगे मैक्सिमम चैप्टर में सिर्फ जर्नल एंट्री ही करनी है, और यही सेम रूल होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई दूसरा रूल बताया जाएगा। तो इसलिए बच्चे आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इसको समझने में, इसको सीखने में, और मैं आपका पूरा साथ दूंगा।
आपको मैं बहुत सारे लेक्चर्स बना के दूंगा जर्नल एंट्री के, ठीक है, ताकि आपकी जो जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। अगर जर्नल आपने सीख लिया तो इसके बाद जो आपका लेज़र होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस का जो अगला स्टेप होता है लेज़र, वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हेल्प हुई हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो अगला टाइप है, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, इसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कैसे एक्सपेंस से रिलेटेड हम जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।